ये वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट टाइप के रोल्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इन सब रोल के लिए और कौन सी स्किल्स आप लोगों को चाहिए या आपको गेन करनी चाहिए अगर आप इन सब प्रोफाइल पे स्विच करना चाहते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फ्लो डायग्राम है और इसमें मल्टीपल रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस में सबसे टॉप पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये एक पर्सन होता है जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज करता है और ये इन सारे जो भी लेडर्स रहते हैं, जितने भी रिसोर्सेस रहते हैं, सभी की प्लानिंग करता है कि कौन सा रिसोर्स किस टाइम पे कितना इन्वॉल्व रहेगा किसी प्रोजेक्ट में। और सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमारे पास रहते हैं बिजनेस स्टेक होल्डर्स। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में है। अब ट्रांसपोर्टेशन में उसे ये फिगर आउट करना है कि नेक्स्ट 5 मंथ में किसी एक राउट पे जाने के लिए उसे कितने ट्रक्स चाहिए। तो उसे एक तरीके की फोरकास्ट चाहिए जो कि बताए कि इस रूट में कितने ज्यादा ट्रक्स या फिर कितना ज्यादा मूवमेंट होने वाला है अपकमिंग वीक्स या अपकमिंग मंथ में। तो अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बेटर प्लानिंग कर सकता है अपने ट्रक्स की और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है ट्रक ड्राइवर को और उसका मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट कर सकता है, मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकता है। तो ये जो प्लानर है जो प्लान कर रहा है, ये हमारा एक बिजनेस स्टेक होल्डर्स कहा जा सकता है। दूसरा हमारे साइड पे रहता है बिजनेस एनालिस्ट। वही एग्जांपल ले लीजिए जहां पर हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ट्रक्स का मूवमेंट करना है। अब ट्रक्स के मूवमेंट में जो एनालिस्ट या फिर बिजनेस स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी कि यार मैं कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाऊं, बेटर प्लानिंग कर पाऊं। बट ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर के अगर वो डायरेक्ट किसी आईटी एनालिस्ट या किसी डेटा साइंटिस्ट या फिर किसी एमएल इंजीनियर के पास जाएगा तो वो फिगर आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एकदम टेक्निकल बंदा है जो कि रिसोर्स इधर की साइड को है और ये बंदा एकदम मैनेजिकल टाइप का बंदा है। तो दोनों के बीच में जो गैप को फिल करता है वो होता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम रहता है वो रहता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्रिएटिंग अ बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना, प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना या हम कह सकते हैं बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट को डाइजेस्टेबल बनाना। तो अगर बिजनेस वाला बोल रहा है कि मेरे को प्रॉपर प्लानिंग करना है तो एनालिस्ट बोलेगा यार प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर फोरकास्ट किया जा सकता है। तो एक फोरकास्ट जो चीज है वो हेल्प कर सकती है। तो वो डेटा साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन देगा कि यार हमारे पास ये सब डेटा सेट है, ये हमारी बिजनेस प्रॉब्लम है, क्या हम अच्छी फोरकास्ट दे करके इसमें बिजनेस की हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मतलब एक ओवरऑल सेंस में काम है बिजनेस एनालिस्ट का। बट अगर आप डीपर सेंस में जाएंगे तो मतलब काफी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि आपको बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और ये डॉक्यूमेंट काफी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो होता है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट प्लेस रहती हैं। जिसमें प्लेस रहता है कि क्या उस प्रोजेक्ट के स्कोप में रहेगा, क्या उस प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं रहेगा, क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे, सारी डिटेल्स आपको इस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या फिर बीआरडी या बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगी। तो अगर किसी प्रोजेक्ट को देखना है कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बना क्यों था, तो आप जाके डायरेक्ट बिजनेस एनालिस्ट से बात कीजिए और उससे कहिए कि मुझे बीआरडी दीजिए। वो जो बीआरडी डॉक्यूमेंट है उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो ये सारी जो की स्किल्स हैं ये आपके अंदर होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हैं कि मैं डेटा साइंटिस्ट की जॉब में जंप करूं तो थोड़ा सा स्टेप बैक ले लीजिए। तो आप पहले ट्राई कीजिए एक बिजनेस एनालिस्ट बनने का, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बहुत करीबी टाइप के रोल हैं और बहुत ही आसान हो जाता है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए स्विच करना डेटा साइंटिस्ट में, क्योंकि बहुत सारा पार्ट जो कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो एक्चुअली पहले ही समझ चुका होता है। जो की स्किल्स हैं बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, तो आपको ये सब चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए स्टेक होल्डर एनालिसिस, दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है जहां पर आपको एक साइड आप किसी बिजनेस पर्सन से बोलते हैं कि यार मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, अब मेरे को फिगर आउट करके बताओ कि इन 100 रुपए में से आप हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी कौन से ऑब्जेक्टिव को गेन करने में लगाओगे। तो इससे एक तरीके का प्रॉपर सेंस मिल जाता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव को गेन करने में कितनी कॉस्ट लगेगी और उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने से आपको कितना रेवेन्यू में फायदा होगा। तो बेसिकली एक बिजनेस एनालिस्ट का काम ये भी होता है कि फिगर आउट करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कितना इस आरओआई रहेगा इस प्रोजेक्ट का। मतलब आरओआई का मतलब होता है अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो रिटर्न कितना मिलेगा। ये सारा एनालिसिस करना एक बिजनेस एनालिस्ट के हाथ में रहता है।
इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट छोटा मोटा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो भी करता है, क्योंकि उसे समझना होता है कि टोटल बिजनेस प्रॉब्लम क्या थी। तो वो बेसिकली छोटे छोटे टेस्ट भी करता है, वो हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे आगे अपनी कुछ वीडियोस में। उसके अलावा आपको प्रोसेस मॉडलिंग, नेटवर्क और डेटाबेस को समझना, ताकि आप आगे को इंफॉर्मेशन फ्लो करा सकें, और ओरल एंड रिटेल कम्युनिकेशन स्किल जो कि मतलब हर एक जॉब में ही चाहिए, और एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स आपको चाहिए जो कि मोस्टली मैच करता है अगर आपने एमबीए की हुई है। एमबीए अगर आपने किया तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके के रोल को कैचअप करना, बिकॉज बहुत सारा पार्ट जो एमबीए का रहता है, आपने जो स्टडी किया होगा वो इस रोल से मैच करता है। तो बेसिकली जो लोग एमबीए कर रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं इस रोल को कैचअप करने का स्टार्टिंग में, और उसके बाद लैडर को जंप इन कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर हों तो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एमबीए वाली स्किल से आप बिजनेस साइड तो समझ जाएंगे, बट अगर आपको थोड़ा सा डेवलपिंग साइड को भी समझना है, जो इधर साइड बैठे हुए हैं डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर या आईटी वाले बंदे, तो थोड़ी बहुत कोडिंग स्किल्स अगर आपके पास हैं तो इस जॉब में गेन या फिर इस जॉब में आगे लेवल पे बढ़ना या फिर एंट्री करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे कुछ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिल्ड करेंगे अपना सीवी अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट की जॉब चाहिए। नाउ अभी मैं टिपिकली डिस्कस करने वाला हूँ बाकी रोल्स के बारे में, डेटा साइंटिस्ट और जो एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, वो सब सारे रोल थे। तो अगर उन चीज़ों को समझना है तो हमें एक टिपिकल प्रोजेक्ट फ्लो को थोड़ा और इन डेप्थ में समझना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट का लेने वाला हूँ। तो डेटा साइंस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट ने सारी की सारी नॉलेज गेन कर ली है बिजनेस से, अब उसे पता है कि डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो कांटेक्ट करता है इंजेक्शन वाले गाइड्स को। तो यहाँ पर थोड़ा डेटा इंजीनियर का रोल आता है, जो कि उस प्रॉब्लम को फैच करने के लिए जितना भी डेटा रहेगा उसको अपने एसक्यूएल डेटाबेस पे मूव करेगा। बेसिकली आपका डेटा कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि मैं कोई न्यूज का डेटा उठा सकता हूँ, कोई गूगल का डेटा उठा सकता हूँ, कोई स्टॉक्स का डेटा उठा सकता हूँ, बट ये सारा डेटा वेब पे है या फिर इधर उधर फैला हुआ है। तो हमारे डेटा इंजीनियर का काम ये रहता है इससे सारे के सारे डेटा को पुल करेगा और एक डेटाबेस में फीड आउट करेगा। तो ये डेटा इंजेक्शन वाला पार्ट रहता है। इसके बाद रहता है नेटवर्क मॉडलिंग, जहां पर आता है डेटा साइंटिस्ट का रोल। तो वो क्या करता है, इस पूरे डेटा को उठाता है, उस पर बेसिक स्टैट्स के टेस्ट लगाता है, उसका प्री प्रोसेसिंग करता है, मॉडलिंग करता है, मॉडल बनाता है। थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे गोइंग अहेड। तो ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट के उसमें रहता है। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट का काम भी डेटा साइंटिस्ट की ओर आ रहा है। तो अच्छा रहेगा अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है तो उसे अच्छी नॉलेज है कंटेनराइज करने का, या फिर गूगल AWS, ये GCP, एज़्योर, ये सारे फ्रेमवर्क का पता रहने का। क्योंकि अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप थोड़ा सा कवर कर लेते हैं एमएल इंजीनियर का काम भी, जो कि कई सारी ऑर्ग में आपको नहीं मिलने को दिखेगा। तो कई सारी ऑर्ग में आपको दिखेगा कि डेटा साइंटिस्ट है, उसके बाद डायरेक्टली IT सपोर्ट है, एमएल इंजीनियर की पोजीशन नहीं है। तो इन ऐसे केसेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट की साइड भी सोचें। उसके बाद आता है जो बड़ी ऑर्ग्स रहती हैं उनमें हमारे पास रहता है एक एमएल इंजीनियर, जो कि हेल्प आउट करता है ये जो मॉडल बन चुके हैं इनको डिप्लॉय करने में और स्केल आउट करने में। तो कई बार ऐसा रहता है कि आपने कोई एक मॉडल बनाया जो कि एक कंप्यूटर विजन मॉडल है, जो कि जिसमें आपका एक कैमरा लगा हुआ है, वो कोई फोटो लेता है और उसमें से आप कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो। अब आप इसको स्केल आउट करना चाहते हो पूरे के पूरे प्लांट में। तो ऐसी पोजीशन पे आने के बाद आपको चाहिए कि आपका जो फ्रेमवर्क हो वो एक लोकल मशीन में ना चले, बल्कि एक बड़ी सी ऑर्ग में टोटल एक एप्लीकेशन की तरह चले या फिर एक सोल्यूशन की तरह चले। जैसे कि आप देखते होंगे मोबाइल ऐप, तो पूरी दुनिया में हर बंदा उस मोबाइल ऐप को यूज कर रहा है ना। तो आप चाहेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो पूरे के पूरे एंटरप्राइज में हर बंदा जो भी उस काम से रिलेटेड है वो यूज कर पाए। तो एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर एमएल इंजीनियर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अभी आप देखेंगे बहुत सारी ओपनिंग्स आते हुए एमएल इंजीनियर के रोल के लिए। मैं डिस्कस करूंगा आपको कौन सी स्किल्स चाहिए इस रोल में एंट्री पाने के लिए या फिर लैडर में आगे बढ़ने के लिए इसी वीडियो में आगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एक बार आपने ये डिप्लॉयमेंट कर दिया, स्केलिंग कर दी, तो रहता है सपोर्ट। तो सपोर्ट मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मॉडल जहां पर आपको लगातार बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर विजन मॉडल बनाया और वो डिप्लॉय हो गया प्रोडक्शन में। नाउ क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज अगर प्रोडक्शन लाइन में आ गया तो पूरा का पूरा पाइपलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। और कभी भी सोल्यूशन बिना सपोर्ट के तो नहीं चलता ना।
तो इसीलिए हमारे पास रहते हैं आईटी सपोर्ट गाइस जो उसे सपोर्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेटा इंजीनियर के बारे में। तो जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है डेटा इंजीनियर की वो रहती हैं कि डेटा फ्रेमवर्क बनाना, डेटा का एक्विजिशन करना, आर्किटेक्चर बनाना, पाइपलाइंस बनाना और मेंटेन करना उस आर्किटेक्चर को। और डिफरेंट वेज रहते हैं क्योंकि कई सारी पब्लिक एपीआईज रहती है जहाँ का डेटा भी यूज हो सकता है। तो उन सारे पब्लिक एपीआईज के लिए पाइपलाइन बनाना, ईटीएल बनाना, ये सारा का सारा काम एक डेटा इंजीनियर के अंदर आता है। ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हैं तो इजी हो जाता है डेटा इंजीनियर बनना। बट बेसिकली क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी इस रोल में एंट्री लेने के लिए, उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक डेटा इंजीनियर हैं तो आपको पूरी की पूरी इन-डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस जो भी एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल, ऑल टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं, अगर आपके पास इन सब की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है तो बहुत ही आसान होगा डेटा इंजीनियर का इंटरव्यू क्रैक करना। उसके बाद आपको ETL टूल्स की अगर जानकारी है, अगर आपको डेटा APIs की जानकारी है, आपको बेसिक जानकारी है पाइथन, जावा और ये सारी लैंग्वेजेस की, तो ये एक हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं इस रोल में एंट्री पाने के लिए। तो अगला जो मोस्ट अवेटेड रोल है वो है डेटा साइंटिस्ट का रोल। आपने काफी सारे एड्स देखे होंगे आते हुए और काफी प्रॉमिसिंग जॉब है अभी के टाइम पे, काफी अच्छी जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर करनी है, बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में एक डेटा साइंटिस्ट का डे टू डे रूटीन रहता क्या है और जो जॉब रोल की रिक्वायरमेंट रहती है उनके बारे में। तो सबसे पहले एक डेटा साइंटिस्ट को बहुत ही अच्छे से उस बिजनेस प्रॉब्लम को समझना जरूरी रहता है। उसके बाद आपके पास जब एक बार डेटा, तो यहाँ पर जो डेटा इंपोर्ट वाला पार्ट है ये वो इंपोर्ट वाला पार्ट नहीं है जो डेटा इंजीनियर ने किया था। बेसिकली डेटा इंजीनियर आपका डेटा पुल करके या तो एक डेटा लेक में लेके आता है या किसी एक एसक्यूएल डेटाबेस में लेके आता है। उसके बाद उस डेटा को लेके आना होता है जिस फ्रेमवर्क में आप उस डेटा को टेस्ट कर रहे हैं। अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं पाइथन। तो पाइथन में काफी सारे टूल्स रहते हैं जैसे कि पांडाज, नमपाई और ये सब कुछ। तो आपको ये सारा डेटा पहले पाइथन में पुल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये पाइथन में ही इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मॉडलिंग करनी पड़ेगी। पाइथन वैसे ही काफी वर्सटाइल लैंग्वेज है और अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है। आपको काफी सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, सभी तरीके के यूज केसेस के लिए। तो इसके बाद आपके पास रहता है स्टैट्स मॉडलिंग और उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद जो रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोल रहता है विजुअलाइजेशन का भी, पर मैंने देखा है कि कई बार जो डेटा साइंटिस्ट रहता है वो विजुअलाइजेशन में भी इन्वॉल्व रहता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने जो भी फोरकास्ट भेजी है उसको विजुअलाइज करना बहुत अच्छे तरीके से ताकि बिजनेस उसे इजीली यूज कर सके। तो विजुअलाइजेशन में भी मैंने देखा है कि काफी सारा डेटा साइंस का वर्क आजकल आ रहा है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगी एक डेटा साइंटिस्ट को बनने या फिर एक डेटा साइंटिस्ट के रोल में जाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपको मैथ्स एंड स्टैट्स में काफी अच्छी हैंड्स चाहिए। अगर आपने मास्टर्स की हुई है या फिर आपने अपने बैचलर्स में काफी ज्यादा स्टैट्स की ओर फोकस किया हुआ है या फिर आपने बैचलर्स ही स्टैट से की हुई है तो इजी रहेगा आपके लिए इन चीजों में जाना, बिकॉज डेटा है, डेटा को मॉडल करना है, काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो इजी रहता है अगर आपको स्टैट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से है। तो उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कि समझे कि एक्चुअल में बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, इन सारी चीजों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो एक डेटा साइंटिस्ट बनता है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये मैंने गूगल से पुट आउट किया है, मैं जो भी क्रेडिट है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसने भी ये बनाया है। बट बहुत ही अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और की स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है एक डेटा साइंटिस्ट के लिए। बट अगर ऑल इन ऑल सेंस में बोलेंगे तो पाइथन, SQL और मशीन लर्निंग एल्गोज, डीप लर्निंग एल्गोज, NLP की जो लाइब्रेरीज रहती है उनकी नॉलेज, साइपाई लाइब्रेरी, ये सब जो की स्किल्स हैं डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए इजी हो जाता है अगर आपको महारत हासिल है इन सारी चीजों में। तो अब जो कि बहुत ही खास एक नया रोल इवॉल्व होकर आया है क्योंकि पहले हमारे पास रहती थी डेवऑप्स की टीम रहती थी जो कि हेल्प आउट करती थी इन प्रोडक्शनाइज करने के लिए। बट अभी क्या हुआ है कि डेवऑप्स एक साइड से और दूसरी साइड से डेटा साइंस दोनों ने एक साथ मिलकर एक नया टाइप का रोल है जो इवॉल्व होकर आया है, वो है ML इंजीनियर का रोल। और अभी के टाइम पे बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि इवन डेटा साइंस से भी ज्यादा लाइमलाइट में है ये रोल, बिकॉज ये एक्चुअल जो आपने जो रिसर्च की हुई है उस रिसर्च को कन्वर्ट करता है
प्रोडक्शनाइज करने में। और इसके लिए आपको जो की रिक्वायरमेंट रहेंगी, आपकी जो की रिक्वायरमेंट रहेंगी, उसमें आपको दोनों साइड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक साइड से आपको डेवऑप्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जहां पर आपके पास आता है AWS, GCP और डॉकर, कंटेनराइजेशन करना, ये सब कुछ डिटेल्स। और एक साइड से आता है आपका डेटा साइंस, जिसमें आपको ML एल्गोस की अच्छी जानकारी होना जरूरी है, डीप लर्निंग एल्गोस, NLP, अगर आपको इसकी जानकारी भी है और डेवऑप्स की भी जानकारी भी है, तो कंबाइन टुगेदर आप इजीली घुस सकते हैं ML इंजीनियर के रोल में। मैं तो कहूँगा एक बहुत ही फॉर्चुनेट और बहुत ही पावरफुल सॉर्ट ऑफ रोल है। अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो इजी है आपको जंप आउट करना और प्रमोशंस लेना बहुत कम टाइम में ही। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं इसके जॉब की, वो रहती है कि अगर एक डेटा साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया है रिसर्च करके, अब उस मॉडल को रियली में प्रोडक्शन में कैसे लेके जाएं, क्योंकि एक पाइथन में लिखा हुआ कोड काफी डिफरेंट रहता है एक प्रोडक्शन में चलने वाले कोड से। तो किसी एक रिसर्च थिंग को आप अगर प्रोडक्शनाइज कर देते हैं तो बल्ले ही बल्ले, क्योंकि आपका जो पैसा आने वाला है वो पूरा प्रोडक्शन से ही आने वाला है। क्योंकि यूजर उस चीज को यूज करेगा तभी जाके आपके पास मनी फ्लो होगा, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर ROI मिलेगा। तो ML इंजीनियर के रोल के लिए आपको ये सारी स्किल्स में महारत पाना बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना CI/CD के बारे में, जो कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है। मैं कुछ वीडियोस फ्यूचर में बनाऊंगा कि ये डिटेल में है क्या चीज, बट इन बहुत ही छोटे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो लगातार इवॉल्व होना, मतलब कुछ जैसे कि आप देखते होंगे कोई एक ऐप है तो ऐप में हमेशा आप अपडेट्स पाते रहते हैं ना, वही सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। एक डेटा साइंटिस्ट ने कुछ सोल्यूशन बनाया है, अब वो चाहता है कि यार इसमें कुछ अपग्रेड्स लेके आऊं, तो लगातार इंटीग्रेट करते रहना और लगातार उसको प्रोडक्शन में भेजना। उसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि सर्वरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती हैं और आपको हेल्प आउट करती हैं जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उसको प्रोडक्शनाइज करने में। तो AWS सबसे ऊपर है, उसके बाद GCP एंड Azure। तीनों में से अगर आपको किसी भी एक में महारत हासिल है तो इजी रहेगा इस जॉब में एंट्री लेना। एंड फाइनल हमारे पास आता है डेटा एनालिस्ट। और एनालिस्ट क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल रोल है तो मैं इसे फोकस नहीं करूंगा कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कहाँ पर फिट होगा, बट ऑल इन ऑल सेंस ये बहुत तरीके का रहता है। मतलब अगर आप बिजनेस यूजर हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप एनालिस्ट हैं, आप एक ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे हैं जहां पर आप सप्लाई चेन की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप एक एनालिस्ट हैं, आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो कि रिलेटेड टू HR है और आप एनालिसिस करके बता रहे हैं तो भी आप एक एनालिस्ट हैं। तो एक टाइप का वर्सटाइल रोल है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा ये जो पर्सन रहता है ये बिजनेस साइड पे रहता है, और बिजनेस साइड जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में थी बिजनेस एनालिस्ट से पहले। तो जो एक एनालिस्ट रहता है उसे इन डेप्थ नॉलेज रहती है जो भी बिजनेस प्रॉब्लम रहती है, और जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं एनालिस्ट के लिए वो रहती हैं बहुत ही परफेक्ट एक्सेल में हैंड होना। हाँ, अगर आपके पास SQL की स्किल्स हैं तो और भी बढ़िया है, बट एक्सेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और मतलब हर तरीके के शॉर्टकट्स, अपने डेटा को विजुअलाइज करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होना, उस बिजनेस से रिलेटेड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना, ये सारे एक की सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट हैं अगर आप एक डेटा एनालिस्ट का रोल देखते हैं तो ये सारे रोल्स थे गाइस जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। और अब आप कैसे इन रोल के लिए तैयारी करें और कैसे आप अगर और वीडियो चाहते हैं इस तरीके की जहां पर मैं आपको डिटेल दूं और कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इन जॉब पे एक्चुअल में अभी काम कर रहे हैं उनके साथ आपका कुछ इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको पता ही है हमने कई सारे डेटा साइंटिस्ट की वीडियोस पहले ही इस चैनल पे डाल दी हैं और कई सारे लोग हैं क्वेश्चन लेके आए, ठीक है मैं एक प्रॉब्लम को समझ गया बट मैं जॉब्स कैसे फिगर आउट करूं, तो उसके लिए मैंने ये जो नया सीरीज है स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।